जय हिंद साथियों, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, इस वीडियो में मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, नाविक डीबी एंड यांत्रिक के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 35 क्वेश्चन है, जो कि मैं आप लोगों को डेली जीके के 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन जीएस के डेली करवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो डेली आप लोग सेशन में जुड़े, और ये 35 क्वेश्चन आप लोग लगाएं जीके एंड जीएस के। मैं आप लोगों को 100% वादा करता हूं कि मेरे कराए हुए क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम हॉल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग डेली 35 क्वेश्चन, जो कि 35 क्वेश्चन जीके एंड 35 क्वेश्चन जीएस के रहने वाले, तो आप लोग डेली सेशन को लगाएं। आप लोगों के 100% मैं कहता हूं कि जीके एंड जीएस मेरे कराए हुए क्लास से ही आप लोगों के एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 1761, ऑप्शन नंबर 2 1540, ऑप्शन नंबर 3 1664, ऑप्शन नंबर 4 1764। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो आपके ऑप्शंस ए, जो कि 1761 में आप लोगों का पानीपत का युद्ध हुआ था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। किस किस के बीच में हुआ था, ठीक है ना, किस किस के बीच में, ठीक है ना। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध आप लोगों के 1761 में हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। आपके ऑप्शंस ए 1542, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1664, ऑप्शन डी 1753। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पानीपत का दूसरा युद्ध ऑप्शन नंबर बी 1556 में हुआ था। देखिए, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच हुआ था, ठीक है ना, किस किस के बीच युद्ध हुआ था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किन किन के बीच में हुआ था। और कमेंट में जय हिंद जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है ना। आप लोग कमेंट में जल्दी से जय हिंद करेंगे। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 35 क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो कि मैं आप लोगों को डेली करवाने वाला हूं, ठीक है ना, डेली करवाने वाला हूं। जीके एंड जीएस के मैं आप लोगों के 35 क्वेश्चन डेली करवाने वाला हूं, ठीक है ना। 35 क्वेश्चन जीके के और 35 क्वेश्चन जीएस के, ठीक है। तो आप लोग डेली सेशन से जुड़े, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 3, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? देखिए, लोकसभा में पूछा है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, और यहाँ पे पूछा है लोकसभा में। तो आप लोग इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। राज्यसभा का अलग क्वेश्चन है, लोकसभा का अलग क्वेश्चन है, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। देखिए, अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि वहां पे मैं क्वेश्चन के पीडीएफ देता हूं, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इंडियन कोस्ट गार्ड में आईसीजी में इस बार 100% सिलेक्शन दिलवाया जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 12। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए, लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है ऑप्शन नंबर ए यानी 2 को, ठीक है ना। कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति लोकसभा में? 2 सदस्यों को, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति कितने सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है? देखिए, पिछला बार क्या था? लोकसभा था, ठीक है ना,
लोकसभा था, ठीक है ना। पिछला बार क्या था, लोकसभा। तो लोकसभा में कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, 2। लेकिन यहाँ कितना पूछा है, ये किसमें पूछा है, तो राज्यसभा में पूछा है। तो राष्ट्रपति कितने सदस्य को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, आपके ऑप्शन हैं 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी या 12। तो आपके ऑप्शन सही होंगे कौन से, ऑप्शन डी जो कि 12, ठीक है ना। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है, 12। लोकसभा में कितने करते हैं, 2। तो ये आप लोग, आशा करता हूं कि आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, ठीक है ना। आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है ना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है ना, जो कि जीडी में आप लोगों के, नाविक जीडी, ठीक है ना, आईसीजी जीडी में आप लोगों के क्वेश्चन ये रिपीटेड होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। जूल, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ठीक है ना। यहाँ पे जून नहीं जूल लिखाएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, जूल, ठीक है ना। जूल किसका मात्रक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी वेग, ऑप्शन नंबर सी ताप, ऑप्शन नंबर डी दाब। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो देखिए आप लोगों को पता है कि जूल किसका मात्रक है, तो जूल आप लोगों के कार्य का मात्रक है, ठीक है ना। तो कार्य इसका मतलब एनर्जी, ठीक है ना। तो आप लोगों के ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपके ऑप्शन राइट जो होंगे ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कांग्रेस का संस्थापक इनमें से कौन है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस का संस्थापक इनमें से कौन है, ठीक है ना, कांग्रेस का। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए है A.O. ह्यूम, ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर 3 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी सरोजिनी नायडू। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कांग्रेस का संस्थापक कौन है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए आपके ऑप्शन होंगे कि कांग्रेस का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, आपका ऑप्शन नंबर ए A.O. ह्यूम, ठीक है ना। कांग्रेस के संस्थापक है A.A. ह्यूम, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है ना। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं क्वेश्चन के वहाँ पे मैं पीडीएफ देता हूँ, ठीक है ना। वहाँ पे मैं पीडीएफ देता हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के डेली 35 क्वेश्चन जीके के, ठीक है ना, और 35 क्वेश्चन, ठीक है ना, 35 क्वेश्चन जीएस के होंगे, ठीक है ना, जो कि डेली करवाए जाएंगे, ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम तक इतना क्वेश्चन करवा दिया जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में आप लोगों के क्वेश्चन इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के कि कौन सा राज्य पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य बना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप लोगों के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। कौन सा राज्य पंचायती राज शुरू करने वाला राज्य बना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन सा राज्य ऐसा है जो पंचायती राज शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और एक नीचे आपके ऑप्शन हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपके कौन से ऑप्शन होंगे जो कि पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। आपके आंसर हो जाएंगे आप लोगों के बी, ठीक है ना, राजस्थान, जो कि आप लोगों के पंचायती राज शुरू करने वाला ये पहला राज्य है, ठीक है ना, राजस्थान। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, ठीक है ना। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस हैं सुचेता कृपलानी, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा गांधी, ऑप्शन नंबर डी मायावती। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत की पहली महिला सीएम कौन थी। तो ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, आपके ऑप्शन नंबर ए सुचेता कृपलानी, ठीक है ना, जो कि ये भारत की प्रथम सीएम थी कौन, सुचेता कृपलानी जी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने विद्रोह को लीड किया था, यानी
किसने संभाला था। तो देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है ना, आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक है। एग्जाम के समय उस नोट्स को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना, और एग्जाम देने जाइएगा, 100% आप लोगों को एग्जाम निकलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से किसने विद्रोह को संभाला था। तो आपके ऑप्शन हैं बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर बी फातिमा बीबी, ऑप्शन नंबर सी बेगम हजरत महल, ऑप्शन नंबर डी अयाज रसूल। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से लीड किए थे ऑप्शन नंबर सी हजरत महल, ठीक है ना, बेगम हजरत महल, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने विद्रोह को संभाला था। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये सभी बच्चे क्वेश्चन का जल्दी से जवाब देंगे कि 1857 के विद्रोह में बिहार से किसने विद्रोह को संभाला था। तो आपके ऑप्शंस हैं बाबू कुंवर सिंह, आपके ऑप्शंस बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी नाना साहब, ऑप्शन डी बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में 1857 के टाइम बिहार से विद्रोह को किसने संभाला था। तो आपके ऑप्शंस हैं, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए बाबू कुंवर सिंह, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बाबू कुंवर सिंह, जो कि बिहार से लीड किए थे, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 1857 में बाबू कुंवर सिंह बिहार से नेतृत्व करते समय जब मारे गए थे तो बाबू कुंवर सिंह के जगह पे बिहार से नेतृत्व को किसने संभाला था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बिहार में बाबू कुंवर सिंह के मरने के बाद इनका स्थान कौन लिया था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, देखिए इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है ना। देखिए आईसीजी में मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीजी में आप लोगों के जो कि आप लोगों के राजधानी, ठीक है ना, राजधानी, ठीक है ना, राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, राजधानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आप लोगों के बुक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से बने रहें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों को A to Z मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को A to Z सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा मैं। आप लोगों के क्वेश्चन 100% मेरे क्लास से फंसेंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब देंगे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे ऑप्शन नंबर ए सिडनी, ऑप्शन नंबर बी ओपेरा, ऑप्शन नंबर सी कैप टाउन, ऑप्शन नंबर डी कैनबरा। तो जल्दी से कमेंट करें। देखिए आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों के ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, कैनबरा, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से किस अनुच्छेद में मनी बिल के बारे में दिया गया है, यानी मनी बिल का जिक्र किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में मनी बिल का जिक्र किया गया है। देखिए मैं आप लोगों के सभी अनुच्छेद कराने वाला हूं, ठीक है ना, जो कि आप लोगों के कोस्ट गार्ड जीडी से या कोई भी डिफेंस में आप लोगों के जितने अनुच्छेद बनते हैं, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जितने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद रहेंगे सभी मैं आप लोगों के अनुच्छेद कराने वाला हूं, ठीक है। के बताएंगे आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 56, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 110 और ऑप्शन डी 24। तो मनी बिल किस अनुच्छेद में आता है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तो मनी बिल आप लोगों के ऑप्शन सी 110 में आता है, ठीक है ना, 110 110, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, 2 बार। तो जल्दी से कमेंट करेंगे माही, लूनी और ऑप्शन सी साबरमती, ऑप्शन डी नर्मदा। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके ऑप्शंस ए, ठीक है ना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। देखिए नेशनल पार्क, ठीक है ना, नेशनल पार्क से भी आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। तो सभी में आप लोगों के नेशनल पार्क कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क रहे होंगे मैं आप लोगों को ये नेशनल पार्क के क्वेश्चन में आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है ना। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपके ऑप्शंस हैं राजस्थान,
ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपके बी, बांदीपुर नेशनल पार्क आप लोगों के कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी, जो कि आप लोगों के पश्चिम बंगाल में। तो देखिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाघ परियोजना, ठीक है ना। देखिए परियोजना से आप लोगों के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना, परियोजना से, ठीक है ना। बाघ परियोजना कब आया था, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के कि इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आपके ऑप्शंस हैं ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इंद्रावती नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो आपके ऑप्शंस डी, ठीक है ना, छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर नोट्स में लिखेंगे, ठीक है ना, कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत के किन किन राज्यों में विधान परिषद है। आपके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किन किन राज्यों में है। तो देखिए इन 3 राज्यों में तो है, ठीक है ना। इसके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, ये 3 में तो है ही है। लेकिन ऑप्शन नंबर और भी मैं बता देता हूं कि आप लोगों के विधान परिषद बिहार में भी है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों के महाराष्ट्र में भी है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के कर्नाटक में भी है, ठीक है ना, कर्नाटक में भी आप लोगों के, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ताकि फल बहुत ही मीठे रहते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोज। देखिए 2 ऑप्शन नीचे मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं, तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं लैक्टोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रुक्टोज, और ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर डी सीरम। तो फलों में कौन सी, तो मैं आप यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है ना, कि फलों में, ठीक है ना, फलों में, देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि फलों में कौन सी, ठीक है ना, शर्करा, ठीक है ना, कौन सी शर्करा पाई जाती है, ठीक है ना, पाई जाती है, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो आप लोगों के आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना, फ्रुक्टोज, ठीक है ना, फ्रुक्टोज। इसी के वजह से आप लोगों के फलों में फ्रुक्टोज का मात्रा ज़्यादा रहता है, इसीलिए फल इतने मीठे रहते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब हुआ था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो आपके ऑप्शंस हैं 1940, ऑप्शन नंबर बी 1942, ऑप्शन नंबर सी 1946, ऑप्शन नंबर डी 1950। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन का गठन कब किया गया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्लानिंग कमीशन का गठन सन 1950 में किया गया था, ठीक है ना, सन 1950 में किया गया था। आपके ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि प्लानिंग कमीशन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना। प्लानिंग के समय भारत के प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है ना, कौन थे, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का गठन कब किया गया था।
तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था। आपके ऑप्शंस है 2005, ऑप्शन नंबर बी 2014, ऑप्शन नंबर सी 2015, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीति आयोग का गठन आप लोगों के ऑप्शन नंबर सी 2015 में किया गया था। और वहीं पे प्लानिंग कमीशन का गठन आप लोगों को मैं बता दूं कि 1950 में किया गया था। ठीक है ना। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम थे। ठीक है ना। और जब नीति आयोग का गठन किया गया था तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग का सीईओ कौन है वर्तमान में। यानी देखिए क्वेश्चन है कि वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है। ठीक है ना। आपके ऑप्शंस हैं अमिताभ कांत, ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी परमेश्वरम अय्यर, या ऑप्शन नंबर डी वीवीआर सुब्रमण्यम। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। ठीक है ना। तो नीति आयोग का सीईओ कौन है। ठीक है ना। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। देखिए आपके नीति आयोग को सीईओ आपके ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के वीवीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है ना, वीवीआर सुब्रमण्यम। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष। ठीक है ना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है ना। तो भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सांसद, ऑप्शन नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी उप राष्ट्रपति। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सांसद। भारत के राष्ट्रपति को सिर्फ सांसद को हक है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है। ठीक है। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन आप लोगों के बुक से 100% आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए इससे पहले मैं जो क्वेश्चन करवाया हुआ था जीके और जीएस का, तो उसमें से बुक का जो मैं क्वेश्चन करवाया था उसमें से एक बुक के क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है ना, जो कि मेरे क्लास से ही आए हुए थे। ठीक है ना, जो कि मैं करवाया हुआ था। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं जितने इंपॉर्टेंट बुक है मैं सभी आप लोगों को बुक करवा दूंगा। उनमें से 100% एक बुक आप लोगों के फंस जाएंगे। ठीक है ना। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं हर एक बुक आप लोगों को करवाने वाला, सभी बुक जो इंपॉर्टेंट है जो कि क्वेश्चन में पूछने के चांसेस रहते हैं मैं सभी आप लोगों के बुक करवाऊंगा। ठीक है ना। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। आपके ऑप्शंस है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी बीबीआर। आप लोग कमेंट करेंगे माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने ये बुक को लिखा था। महात्मा गांधी जी ने ये बुक को लिखा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं मुंडक उपनिषद से, ऑप्शन नंबर बी भागवत गीता से, ऑप्शन नंबर सी विनय पिटक, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सत्यमेव जयते किस पुस्तक से लिया गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए मुंडक उपनिषद से। देखिए मैं आप लोगों को पहले भी मैं आप लोगों को बता दूं कि डेली क्लास होंगे आप लोगों के, जो कि 35 क्वेश्चन जीके के जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और 35 क्वेश्चन आप लोगों के जीएस के जो कि आप लोगों को डेली करवाए जाएंगे। ठीक है ना। आप लोगों के एग्जाम तक इतने क्वेश्चन करवा दिया जाएगा कि आप लोगों के एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के जीके एंड जीएस के मेरे ही क्लास से आप लोगों के अधिकतर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप लोग प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, क्योंकि क्वेश्चन के पीडीएफ मैं आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में ही देता हूँ। ठीक है ना। जब आप लोगों के एग्जाम के
एग्जाम के 10 दिन पहले से ही मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे। ऑप्शन नंबर ए शार्क, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर सी लाल पांडा। देखिए मैं आप लोगों को ऑप्शन जो नीचे में आप ऑप्शन नंबर डी जो है मैं आप लोगों को नीचे दिखा दे रहा हूँ। भारत का जो जलीय जीव कौन सा है, तो भारत का जलीय जीव कौन सा है, तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए शार्क, ऑप्शन नंबर बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन नंबर सी लाल पांडा, ऑप्शन नंबर डी डॉल्फिन। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आपके ऑप्शन नंबर डी डॉल्फिन, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीजी में, ठीक है ना, आईसीजी में राष्ट्रीय फूल, ठीक है ना, राष्ट्रीय फूल जो कि सिलेबस में दिया हुआ है, राष्ट्रीय पशु, ठीक है ना, राष्ट्रीय पक्षी, ये सब सिलेबस में आप लोगों के दिए हुए हैं, ठीक है ना। बता दूं कि ये सब कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने क्लासिकल डांस है, जितने क्लासिकल डांस है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो सेपरेट बना दिया हूं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो से जितने भी डांस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना, जितने भी डांस से क्वेश्चन बनते हैं सभी उस वीडियो में मैं करा दिया हूं। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर वॉच करें, ठीक है ना। आप लोगों के सारे क्लासिकल डांस कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए ऑप्शन है केरल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो देखिए कुचिपुड़ी यानी कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी कौन खाता है, तो अंधा व्यक्ति। तो कच्ची पूड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। ये जितने राज्य हैं सभी के क्वेश्चन में करवाया हुआ हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर वॉच करें, ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है, ठीक है ना। तो जनसंख्या घनत्व किस राज्य में कम है, तो आपके ऑप्शन है ए बिहार, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि सबसे कम आप लोगों की ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व कम है, तो अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ रहते हैं, किस राज्य के हैं, तो केरल के हैं, ठीक है ना। कितने हैं, 93% है, ठीक है ना, 93% है, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या की बात कर ले किस राज्य में है, तो अपना यूपी, ठीक है ना, अपना यूपी, ठीक है। तो चलिए और क्षेत्रफल की बात कर ले तो आपने बताएंगे राजस्थान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न है राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था। देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो आपके ऑप्शंस हैं एडविन लुटियन ने, ऑप्शन नंबर बी बर्कले हर्टेल ने, ऑप्शन नंबर सी डैनियल जिमी ने, ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज पंचम ने। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए एडविन लुटियन ने, ठीक है ना, एडविन लुटियन ने। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि आईसीजी के एग्जाम में एक क्वेश्चन दिवस से आप लोगों को 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। 100% एक क्वेश्चन दिवस से जरूर देखने को मिलेंगे। आर्मी डे कब मनाया जाता है, आप लोगों के नेवी डे कब मनाया जाता है, एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है, कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है, ये सब आप लोगों को मैं करा दूंगा, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को मैं बता दूं ये सब आप लोग चैनल से बस जुड़ के रहें। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ 100% मैं आप लोगों के आईसीजी क्लियर करवाऊंगा, ठीक है ना। डेली 35 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके एंड जीएस के रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके ऑप्शन हैं ए 27
सितंबर, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 10 जनवरी, ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में हिंदी दिवस ऑप्शन नंबर डी 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? ठीक है ना। देखिए पहले क्वेश्चन क्या था कि कम, ठीक है ना, तो कम किस में है? ये कम किस में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और ज्यादा पूछा है तो आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो देखिए सबसे कम भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। वहीं पे ज्यादा की बात कर ले तो आपके ऑप्शन नंबर बी बिहार। बिहार में भारत की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि बेरी बेरी रोग किसकी कमी से होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि गाजर में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन ए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के तीव्रता निम्न में से किसके द्वारा मापा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सिस्मोग्राफर, ऑप्शन नंबर बी अर्थोमीटर, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर डी एनीमोमीटर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। देखिए क्वेश्चन को कोई भी बच्चा गलत नहीं कर सकता, क्योंकि ये बचपन से आप पढ़ते आते हैं कि भूकंप की तीव्रता हम लोग सिस्मोग्राफर से मापते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफर से मापा जाता है। ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में माँ के शरीर में भ्रूण के विकास कहाँ होता है? ठीक है ना। माँ के शरीर में भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो ऑप्शन ए गर्भाशय में, ऑप्शन बी अंडवाहिनी में, ऑप्शन सी अंडाशय में, ऑप्शन डी उदर में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि माँ के शरीर में भ्रूण का विकास कहाँ होता है। तो आपके ऑप्शंस होंगे ऑप्शन नंबर ए, आपके ऑप्शन नंबर ए गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। ठीक है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये भी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। ठीक है। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शंस हैं वाल्डियर ने, ऑप्शन बी वाटसन ने, ऑप्शन सी क्रिक ने, ऑप्शन डी जोहान्सन ने। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शन नंबर आपके डी जोहान्सन ने। ठीक है ना। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जोहान्सन ने किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? देखिए नहीं है। ठीक है ना। कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? आपके ऑप्शन है आचमन, ऑप्शन बी ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन सी क्रिस्टलीकरण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करें। तो देखिए आपके इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आचमन हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए ये आपके 35 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को कल आपके 35 क्वेश्चन जो कि जीएस के रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो आप लोग डेली, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को मैं बता दूं कि डेली सेशन से जुड़े, जो कि मैं आप लोगों को ये 35 क्वेश्चन जीके एंड 35 क्वेश्चन जीएस के कराने वाला हूँ। ठीक है ना। जो कि आप लोगों को एग्जाम हॉल में इसी मेरे क्लास से ही आप लोगों को एग्जाम हॉल जो कि क्वेश्चन मेरे क्लास से ही करवाए हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़े। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें। ठीक है। क्योंकि इस क्वेश्चन के पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में देता हूँ। ठीक है ना। तो कल सेशन में जरूर जुड़ें। जय हिंद, जय भारत।